आ जाइए। सभी को नमस्कार, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। आइए आइए, बुलाइए और लोगों को भी। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार। बुलाइए सभी को, बुलाइए सभी को, बुलाइए सभी को, सभी को बुलाइए। बुलाओ सभी को। बुलाओ सभी को, बुलाओ। आ जाइए, आ जाइए, आपके गुरुजी आ चुके हैं। उपेंद्र शाह नमो नमः। अरविंद केवट नमस्ते। मनीषा जी गुड इवनिंग। ललित जी नमस्कार, नमस्कार। दीपक धाकड़ नमो नमः। अंकित जी नमो नमः। आइए और लोगों को भी बुलाइए शीघ्र में। आ जाइए, आ जाइए, आइए। चलिए, हो जाइएगा आप भी तैयार। बुलाओ और लोगों को भी बुलाओ। विक्रम जी गुड इवनिंग। बुलाओ सभी लोगों को, बुलाओ। चलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए। दीपक धाकड़ नमो नमः, नमो नमः। कृष्णा जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बुलाइए सभी को, बुलाइएगा सभी को, बुलाइएगा। बुलाइए सभी को। आ जाइए जल्दी से, शीघ्र में। आइए। रजनी शर्मा गुड इवनिंग। रजनी जी गुड इवनिंग। नीतू जी गुड इवनिंग। सर जी, आपसे हमारे गुने में पढ़ा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। मेघराज जी गुड इवनिंग। नितेश जी नमे संस्कृताय। धीरज जी गुड इवनिंग। आसाराम जी नमो नमः। काजल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए, आओ मेरे मित्रों, कल जहां से हमने क्लास छोड़ी थी उससे आगे हम प्रारंभ होते हैं। जहां हमने छोड़ी थी, अब देखिएगा, कोई कमेंट में नहीं लूंगा, सिर्फ एक काम करने वाले हैं, वो कौन सा? पढ़ाई। पढ़ाई यानी पढ़ाई। आ जाइए सभी को। आर के लोधा गुड इवनिंग, आ जाइए, जुड़िए। देखिए, हम पढ़ रहे थे माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। कल हमने संख्या जान ली थी, संख्या से आगे हम बढ़ने वाले हैं उनकी परिभाषाओं पर। कल आपको जैसा कि पता है, जिनके भी साइकोलॉजी है, कल महामैराथन साइकोलॉजी का रहने वाला है। चलिए, जिन लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया, वो कर लीजिएगा। चलिए, आगे चलते हैं। और जिन्होंने हमारा जिन्होंने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया वारुति का, वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए, देखिएगा। देखो मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, जैसा कि आपको पता है, वर्ग 2, एमपी वर्ग 2 पात्रता परीक्षा के लिए हमारा कोर्स है संस्कृत विषय का, मात्र 1299 रुपए में, किंचित मात्र शुल्क। जिनको भी पढ़ना है ऐप के द्वारा प्रत्येक चीज को सिस्टमेटिक तरीके से, तो फिर आप इस ऐप को परचेज कीजिएगा। एमपी वर्ग 2 और यह है मुख्य परीक्षा के लिए। किंचित मात्र सूत्र शुल्क कितना है? 1999 रुपये मात्र। और जो वर्ग 1 है, और वर्ग 1 के लिए
चयन परीक्षा यानी जो मुख्य परीक्षा होगी, अभी पात्रता होने वाली है, पात्रता के बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए जो कोर्स है वो लॉन्च किया गया है और जिसकी शुल्क है 2499 रुपये मात्र। 15,000 के स्थान पर मात्र कितने रुपए में से काम हो जाएगा आपका? 2,499 रुपए। और कितने दिनों तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो? 12 महीने तक गुरुजी, 12 महीने तक। आगे देखो गुरुजी, जैसा कि विगत क्लास में बबली जी जाटव गुड इवनिंग। आइए, जैसा कि आपको पता है विगत क्लास में हमने जो वर्ण विचार थे, मतलब वर्णमाला थी, वर्णमाला के जो वर्ण थे, प्रत्येक वर्णों को हमने संख्या के आधार पर जान लिया था। बताइए अब क्या करने वाले हैं? अब उनकी आज से हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। किस वर्ण को क्या कहते हैं ये हम जानने वाले हैं। किस वर्ण को क्या कहते हैं ये हम जानने वाले हैं। आ जाइए गुरुजी मेरे साथ, जानते हैं हम प्रत्येक वर्ण की परिभाषा। आइए, प्रत्येक वर्ण की हम परिभाषा जानते हैं, किस वर्ण को क्या कहते हैं वो हम जानेंगे। देखिएगा, सबसे हमने रखे थे, क्या रखे थे गुरुजी? कि गुरुजी हमने स्वर रखे थे। क्या रखे थे गुरुजी? स्वर। आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्वर। क्या जानते हैं गुरुजी? स्वर। बताओ तो गुरुजी, स्वरों को हमने और क्या कहा था? अच। हाँ गुरुजी, अच कहा था, क्योंकि अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही क्या आए थे? स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं ये तो हम जान चुके हैं। स्वर कितने होते हैं कमेंट में बताओ सभी, बताओ स्वर कितने होते हैं? कल की क्लास में बताया था मैंने, बताओ स्वर कितने होते हैं? कमेंट करके बताओ ना गुरुजी। ओ मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, कमेंट में बताओ जल्दी से, स्वर कितने होते हैं? बताओ स्वर कितने होते हैं? बताओ गुरुजी, बताओ स्वर कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? स्वाति जी बहुत अच्छे, 9। और भी बताओ, मनीषा जी 9, अरविंद जी 9, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताओ मुझे, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? पाणिनि शिक्षा के अनुसार बताओ। पाणिनि शिक्षा अनुसारेण संस्कृत वर्णमालायाम कति स्वरा? पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? पाणिनि शिक्षा के अनुसार, ये तो मैं जान गया, माहेश्वर सूत्र के आधार पर, या नाम नहीं आएगा तो स्वर कितने होते हैं? 9। बहुत अच्छे। अब मैं पूछ रहा हूं कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने होते हैं? अजय जी बहुत अच्छे, 21-22। स्वाति जी बहुत अच्छा, 21-22। हरिभजन जी 9 नहीं, अब पाणिनि शिक्षा से पूछ रहा हूं। ललित जी 21-22, बहुत अच्छा। हाँ बहुत अच्छा, सभी के बहुत शानदार जवाब, बहुत अच्छे मित्रों। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी स्वर कितने होते हैं? 21-22। अब स्वर किसे कहते हैं देखिएगा इधर। स्वयं, 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 राजन्ते, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। पढ़िए, आप भी बोलिएगा मेरे साथ, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। क्या परिभाषा है स्वरों की? स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं यानी स्वयं, राजन्ते यानी स्वतंत्र हैं, राज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। जो स्वतंत्र वर्ण हैं उन वर्णों को हम क्या कहते हैं बताओ गुरुजी? स्वर कहते हैं गुरुजी, स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहा मैंने बताओ? स्वयं राजन्ते इति स्वरः। जो स्वतंत्र वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं गुरुजी? स्वर कहते हैं। किन्हें कहते हैं स्वर? जो स्वतंत्र वर्ण हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। इसका अर्थ लिखते हैं, अर्थ क्या होगा देखो इधर एक बार देख लीजिएगा। स्वयं राजन्ते इति स्वरः अर्थात स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र वर्णों को, स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहा जाता है, कहा जाता है।
क्या लिखा मैंने? स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहा जाता है। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जा सके। क्या कहा मैंने? अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अर्थात स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहा जाता है, जो दूसरों के अधीन नहीं होते, जिनकी प्रत्येक अपनी कोई ध्वनि विशेष है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे गुरुजी। क्या कहेंगे? स्वर। ऐसे वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्वर। अब बात आती है स्वर कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्वर कितने होते हैं? 9। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हुए थे बताओ गुरुजी? ऐसे तो 9 हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21-22 स्वर हुए थे। कितने? 21-22। यानी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हुए थे? 21-22। जो स्वर हैं वो स्वतंत्र वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21-22। 21-22। अब आपको याद हो इन स्वरों का हमने वर्गीकरण किया था 21-22 का। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। बोलो गुरुजी हाँ, बोलो गुरुजी हाँ। चलिए, ये हमने जाना था कि जो 21-22 स्वर हैं उन्हें हमने मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो, जिस प्रकरण को हम पढ़ रहे हैं उस प्रकरण का नाम मैंने आपको बताया था। क्या नाम है? देखो एक बार पुनः देख लीजिएगा। माहेश्वर सूत्र। क्या है? माहेश्वर सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में क्या पढ़ रहे हैं हम? वर्णमाला में जो ओरिजिनल इसका नाम है वो है संज्ञा प्रकरण। क्या नाम है गुरुजी? संज्ञा प्रकरण। मतलब इसका ओरिजिनल नाम क्या है? संज्ञा प्रकरण। और संज्ञा प्रकरण में पहला सूत्र आपने पढ़ लिया था, बताओ कौन सा? प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा था? आदिरंतेन सयेता, ये पहला था। ये संज्ञा प्रकरण है, इसमें कुल 14 सूत्र हैं। 14 में से एक है विधि सूत्र और 13 है संज्ञा सूत्र। संज्ञा का मतलब होता है गुरुजी नाम, नामकरण करने वाले सूत्र। कितने हैं? 13। एक कैसा सूत्र है? विधि सूत्र। एक विधि सूत्र है और 13 संज्ञा सूत्र हैं। उनमें से एक हमने पढ़ा था विगत क्लास में, आदिरंतेन संहिता। प्रत्याहार को बताने वाला सूत्र क्या था? प्रत्याहार को बताने वाला सूत्र। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दूसरा सूत्र। और दूसरा सूत्र कौन सा है? इधर देखिएगा। अब हमारे पास आता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक, विधायक सूत्र। क्या लिखा मैंने? पढ़िएगा एक बार आप भी। ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। मतलब ह्रस्व किसका नाम होगा, दीर्घ किसका नाम होगा और प्लुत किसका नाम होगा, ये बताने वाला सूत्र। कि भाई ह्रस्व स्वर हम किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे, प्लुत स्वर हम किसे कहेंगे, ये बताने के लिए ये सूत्र हमारे पास आया है दूसरे नंबर पर। पहला हमने पढ़ा था आदिरंतेन संहिता। अब दूसरा पढ़ रहे हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा विधायक सूत्र। और इसका सूत्र है देखिएगा क्या सूत्र है? उकालो, उकालो अजस्व, उकालो अजस्व, अजस्व दीर्घ प्लुतः।
पढ़ो आप मेरे साथ इसको। क्या सूत्र है? उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः। पढ़ो आप भी। क्या है गुरुजी? उकालो जस्व दीर्घ प्लुतः। अब एक बार मैं इनका पद छेद कर देता हूं कि भाई इसमें क्या क्या है। पद छेद कि भाई इनमें कौन कौन से शब्द हैं। देखेगा इधर। उ कालह, उत्तर विसर्ग संधि, और ये किसका बन रहा है? अ, और ये स का क्या बना? ज, पूर्व सवर्ण, और है का क्या बन रहा है? ज, और रसु का रसु। फिर क्या बचा गुरुजी? रसु के बाद में दीर्घ, और फिर क्या बचा है गुरुजी? प्लुत। अब एक बार देखो क्या क्या निकला इसमें से। उ कालह अच रस्व दीर्घ प्लुत। समझ में आ रहा है आपके जो मैंने टुकड़े किए हैं? बोलो हाँ ना लिखकर बताओ मुझे। ये बात समझ में आ रही? टुकड़े ये मैंने संधि की। यहाँ कौन सी संधि हुई थी? उत्व विसर्ग, विसर्ग का ओ के बाद आ रहा था ना, बाद में भी रस्व था। अतोरोल पर उताद पलुते सूत्र के द्वारा। यहाँ पर कौन सी और थी? पूर्व सवर्ण। एक का तीन बनाना जस्त्व कार्य, और है का उसी वर्ग आगे वाले वर्ण के आधार पर चतुर्थ बनाना पूर्व सवर्ण। देखो इधर। उ कालह मतलब उ वर्ण के समय के आधार पर। किसके आधार पर? उ वर्ण के समय के आधार पर। किसके आधार पर? उ वर्ण के समय के आधार पर सभी स्वर रस्व। आज का मतलब क्या है? स्वर। सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। अर्थात उ वर्ण के समय के आधार पर उ वर्ण का उच्चारण करने वाले जो समय लगेगा, उस समय के आधार पर सभी स्वरों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। क्या कहा मैंने? बताओ। उ वर्ण के उच्चारण के समय के आधार पर क्या हो जाएगा? बताओ। किसके आधार पर? उ वर्ण के उच्चारण के आधार पर क्या बनेगा? उ उ उ उ उ उ। देखो ये तो क्या है? रस्व। ये क्या है? दीर्घ। ये क्या है? प्लुत। उ उ उ वर्ण के उच्चारण उच्चारण में लगने लगने वाले समय समय के आधार पर सभी स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, प्लुत प्लुत संज्ञा होती है। संज्ञा होती है। किसके आधार पर होती है? बताओ गुरुजी। उ वर्ण के आधार पर संज्ञा होती है। होती है। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ पाणिनि ने किस वर्ण के आधार पर सभी वर्णों की ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा की है? तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए उ वर्ण के आधार पर। किसके आधार पर? उ वर्ण के आधार पर। किस वर्ण के आधार पर? उ वर्ण के आधार पर। किस वर्ण के आधार पर? उ वर्ण के आधार पर सभी स्वरों की ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा की है। मतलब ये हुआ कि उ वर्ण के आधार पर ही पाणिनि ने सभी स्वरों के तीन तीन भेद किए। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मतलब सभी ह्रस्व होंगे, सभी दीर्घ होंगे, सभी प्लुत होंगे। ऐसा किसने कहा? पाणिनि ने। किसके आधार पर? उ वर्ण के आधार पर। किसके आधार पर? उ वर्ण के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। अब यहां वर्णों के हमने भेद तो कर दिए। कितने हो गए? तीन।
लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ किसे हम रस्व कहेंगे, किसे हम दीर्घ कहेंगे, किसे हम प्लुत कहेंगे। सिर्फ अभी तो इसने यूं बताया कि सभी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कि रस होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। लेकिन रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं और प्लुत किसे कहते हैं, ये हमें जानना है। बोलो गुरुजी हाँ। आइए जानते हैं मेरे मित्रों, किसे रस्व कहेंगे, किसे दीर्घ कहेंगे। जुड़िए मेरे साथ, देखिएगा। यहाँ पर हमें एक कारिका प्राप्त होती है, एक पद्य प्राप्त होता है, उसके माध्यम से हम तीनों की परिभाषाएं जानते हैं। क्या परिभाषा है? देखो, एक मात्रो, एक मात्रो भवेद रस्वम, एक मात्रो भवेद रस्वम, रस्वम द्विमात्रो, द्विमात्रो, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, दीर्घमुच्यते। एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते। त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रस्तु, त्रिमात्रस्तु प्लुत जेयम, प्लुत, प्लुत जेयम, जेयम, प्लुत जेयम व्यंजनाश्च अर्धमात्रिकम, व्यंजनाश्च अर्ध, अर्ध मात्रिकम। एक बार बोल लो मेरे साथ, क्या पद्य लिखा मैंने? एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुत जेयम व्यंजनाश्च अर्धमात्रिकम। क्या है? एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुत जेयम व्यंजनाश्च अर्धमात्रिकम। देखो क्या कहता है, ये क्या कहता है? एक बार देखो इधर, ये क्या कह रहा है? एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो, एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुत जेयम व्यंजनाश्च अर्धमात्रिकम। क्या मतलब है गुरुजी इसका? कि एक मात्रा वाला कौन होता है? रस्व। द्विमात्रो, द्विमात्रा का मतलब 2 मात्रा वाला क्या है? दीर्घ है। 2 मात्रा वाला कौन है? दीर्घ है। और 3 मात्राओं वाला प्लुत है। और व्यंजन कैसे हैं गुरुजी? कि सभी अर्धमात्रिक हैं। अब यहां से प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? एक मात्रो का किम भवेद? क्या प्रश्न पूछेगा? एक मात्रो किम भवेद? तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए रस्वम। वो पूछ ले द्विमात्रो किम उच्यते, आपका उत्तर होना चाहिए दीर्घम। आपसे पूछ ले त्रिमात्रस्तु किम जेयम, तो फिर आपका उत्तर होना चाहिए प्लुत। और पूछ ले अर्धमात्रिकम किम, तो फिर व्यंजनम। अर्धमात्रिकम किम, व्यंजनम। मतलब क्या हुआ इनका? कि एक मात्रिक, पहली बात आती है एक मात्रिक। क्या आती है गुरुजी? एक मात्रिक कौन होता है? इधर देखो, पहली बात आती है हमारे पास एक मात्रिकम, यानी एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर किसे कहेंगे बताओ? एक मात्रिक स्वर गुरुजी हम कहेंगे रस्व को। किसको कहेंगे गुरुजी? रस्व को। यानी एक मात्रिक स्वर कौन है? रस्व। अब रस्व कितने होते हैं? 5 होते हैं गुरुजी, जान लिए हमने। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ओल, री। ये क्या होते हैं? एक मात्रिक। क्या होते हैं गुरुजी? ये एक मात्रिक स्वर हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। अतः रस्व पूछे बताओ रस्व स्वर कितने हैं? तो हमने जान लिए गुरुजी 5 होते हैं। फिर दूसरी बात हमारे पास आती है गुरुजी, क्या आती है? दूसरी बात क्या है? द्विमात्रिक, यानी द्विमात्रिक, द्वि
मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। और द्विमात्रिक स्वर को हम क्या कहेंगे गुरुजी? दीर्घ कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ। और दीर्घ कौन कौन से होते हैं बताओ एक बार? आ, ऐ का क्या बनेगा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, और फिर ली नहीं होता, लिरी के दीर्घ नहीं होता, बताया था ना। चलो फिर और क्या होता है? ए, फिर क्या होता है गुरुजी? ओ, फिर क्या होता है गुरुजी? आई, फिर क्या होता है गुरुजी? औ। बताओ कितने हो गए? ये कितने हो गए गुरुजी? एक बार बताओ मुझे, ये कितने हो गए गुरुजी? कितने हो गए गुरुजी? कितने हो गए गुरुजी? देखो ये कितने हो गए गुरुजी? ये हो गए, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। अब बचा कौन सा? अगली बात त्रिमात्रिक। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, शुरू से लो। चलो कहां से लेंगे? यहीं से लेंगे, यहां से, यहां से। सबसे पहले लो स्वर की परिभाषा लीजिएगा, ले लिया खचा। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका भी ले लीजिएगा। हाँ गुरुजी ले लिया। चलो अब और आगे बढ़ते हैं मेरे बंधुओं, मेरे नंदुओं, ये ले लीजिएगा, इसका भी ले लिया गुरुजी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास तीसरा वेद आता है, कौन सा? त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर कौन होता है गुरुजी? ये लीजिएगा गुरुजी, जिसमें 3 मात्राओं का समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिमात्रिक। अभी बात करूंगा मैं आपसे। त्रिमात्रिक स्वर कौन होता है गुरुजी? प्लुत होता है। क्या होता है? प्लुत। अब प्लुत कितने हैं गुरुजी? त्रिमात्रिक। आपसे पहला प्रश्न तो यही पूछेगा, त्रिमात्रिकम किम प्लुत। चलो प्लुत कौन कौन से होते हैं गुरुजी? देखो प्लुत होते हैं गुरुजी आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, री, ली। ये ली के बाद में और बताओ गुरुजी? ए, ओ, और बताओ? आई, और औ। औ कितने हो गए गुरुजी? ये कि गुरुजी ये 9 हो गए। कुछ 1 मानेंगे तो 8, कुछ 2 मानेंगे तो 9। कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब सुनो इधर, एक मात्रिक स्वर रसु, मतलब जैसा कि हमने जाना ये रसु, रसु क्या हुआ? एक वेद बता रहा हूं। रसु जैसे बात करें हम, क्या हुआ? उच्चारण का समय एक मात्रिक समय। फिर इसका दीर्घ क्या बनेगा बताओ? दीर्घ हमने इसका क्या लिखा है? आ। ये क्या है? दीर्घ है। और इसका तीसरा वेद कौन सा होगा गुरुजी? प्लुत। कौन सा होगा? प्लुत। क्या बनेगा बताओ? और ये चिन्ह दर्शाएगा ये प्लुत है। हमने प्लुत बचपन में भी बोले गुरुजी, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? रसु। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ये पांचों क्या हैं? रसु हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में गुरुजी 2 मात्राओं का समय लगेगा उन्हें हम क्या कहेंगे? गुरुजी दीर्घ कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, री। री नहीं होता गुरुजी, दीर्घ नहीं होता। ए, ओ, आई, औ। 3 मात्राओं का समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्लुत। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करने में रसु की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत। गुरुजी प्लुत कैसे उच्चारण करते हैं? तो गुरुजी प्लुत का उच्चारण करते हैं, आपने भी बोध किया है। कैसे किया गुरुजी? आप यूं मानो, आप बचपन में छोटे थे, खेलने का बड़ा शौक था, दोस्त आए, आ खेलने चल रहे हैं, खेलने खेलने। आप जूते चप्पल कुछ नहीं पहने और आप दोस्तों के साथ भाग लिए। अब जैसे आप भगे, बढ़िया सा आपके पैर में चुभ गया क्या? कांटा। तो फिर आपके मुंह से निकला क्या? आ। वो आ क्या था गुरुजी? प्लुत था। प्लुत क्या था? प्लुत। और देखो गुरुजी, और भी आपने प्लुतों का प्रयोग किया। जैसा कि हम जानते हैं, हम गांव के हैं। चलो
गांव के हैं तो जब बरसात आती है, बोलो गुरुजी, आती है, प्रतिवर्ष आती है, 4 महीने का 4 महीने बोलते हैं हम बरसात के। तो बरसात में गुरुजी हम गट्ठा लेने जाते हैं, बोले तो हाड़ोती में भारा लेने जाते हैं। अब भारा लेने आप अपनी मम्मी के साथ गए, किसके साथ गए? हाँ हाँ गुरुजी, मम्मी के साथ ही जाते हैं। मम्मी के साथ आप खेत पर भारा लेने गए, मम्मी ने मतलब गट्टा खेत की उस मेड़ पर बनाया और आपने इस मेड़ पर बनाया। अब आपका गट्टा पूरा बन गया, आपने गट्टा बांध लिया। बांधने के बाद घर जाने के लिए हम क्या करेंगे? मम्मी को आवाज लगाएंगे गुरुजी कि घर चलना है। अब घर चलेंगे तो बताओ मम्मी को आवाज कैसे लगाएंगे? मम्मी। तो जो ई आपने लिया है ना, वो ई क्या था? प्लुत था गुरुजी, प्लुत। बात समझ में आ गई गुरुजी हमारे कि जिस स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय अर्थात किंचित समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व। जिन स्वरों का उच्चारण करने में 2 मात्राओं का समय लगेगा उसे हम क्या कहेंगे गुरुजी? दीर्घ। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में 3 मात्राओं का समय लगेगा उसे गुरुजी हम क्या कहेंगे? प्लुत। क्या कहें? प्लुत। आओ गुरुजी, अब प्लुत के बाद में हमारे पास क्या बच गया गुरुजी? अब हमारे पास बच गया गुरुजी अर्धमात्रिक। क्या बच गया गुरुजी? अर्ध 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 मात्रिक। बताओ अर्धमात्रिक कौन होगा गुरुजी? बोलो ना गुरुजी, अर्धमात्रिक क्या होगा? व्यंजन। कौन होगा? व्यंजन। यानी अर्धमात्रिक किसे कहेंगे हम? व्यंजनों को। अर्थात व्यंजनों की कितनी मात्रा मानी जाएगी? आधी मात्रा मानी जाएगी। बोलो गुरुजी हाँ। बात समझ में आ गई क्या? ह्रस्व कितने? 5, दीर्घ कितने? 8, प्लुत 8 और 9। ये हमारे क्या थे गुरुजी? गुरुजी ये हमारे स्वर थे। ये हमारे क्या थे? स्वर थे। क्या थे गुरुजी? स्वर। अब इन स्वरों का आगे और भी वर्गीकरण हम करेंगे। क्या करेंगे? वर्गीकरण। यानी हमने 21-22 स्वर जान लिए। बोलो गुरुजी हाँ, बिल्कुल जान लिए। कैसे जाने? एक बार पुनः बता रहा हूं आपको, देखो कैसे जाने। ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से गुरुजी? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। बताओ गुरुजी, इधर देखिएगा। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व कितने थे गुरुजी? 5। अभी लिख के बताए थे मैंने। एक बार पुनः पूरों को लिख करके मैं आपको बता दूं ताकि आपके डाउट हट जाए। ह्रस्व कितने थे? उधर लिख लिए, एक बार इधर ही बता देता हूं। पीछे चलो वापस, देखो इधर, देखो ह्रस्व एक मात्रिक स्वर ह्रस्व कौन कौन से हैं? देखो आ ई उ री री 5। दीर्घ आ ई उ री ए ओ ऐ औ 8। फिर इसके बाद में प्लुत देखो कितने हैं? 9 हैं। 8 भी हैं, 9 भी है। ये लपड़ा किसका है? ली का है गुरुजी। किसका है? ली का। अब इसके बाद में हमारे पास बात आती है आगे कि व्यंजन कैसे होते हैं? अर्धमात्रिक होते हैं गुरुजी, अर्धमात्रिक। अब देखो इनमें एक बात और मुझे बतानी है, वो बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आओ, एक मात्रिक ह्रस्व है, द्विमात्रिक दीर्घ है, त्रिमात्रिक प्लुत है और सभी व्यंजन कैसे हैं? अर्धमात्रिक हैं गुरुजी। कैसे हैं? अर्धमात्रिक। अब इनमें जानने योग्य बात आगे अपन पढ़ेंगे। इनके 2 भेद और करेंगे, अनुनासिक और अनानुनासिक। आगे जानेंगे इनको क्रमशः कि भाई किसके कितने भेद होते हैं। तो देखो आप, आ ई उ री, इनके 3 भेद किए। कौन कौन से? ह्रस्व हुआ, दीर्घ हुआ और प्लुत हुआ। बोलो गुरुजी हाँ, 3 भेद हुए ना। ह्रस्व भी हुए, ये दीर्घ भी हुए, प्लुत भी हुए, अभी जाने हमने। तो ये कितने हैं गुरुजी? 4 हैं और 3 से गुणा कर दिए, कितने हो गए? 3 चौक 12। कितने हो गए? 12। फिर इसके बाद में एक वर्ण लिया गुरुजी हमने, क्या? री। अब बताओ री कौन कौन सा हुआ? एक तो गुरुजी आपने उधर ह्रस्व में लिखा था और एक गुरुजी आपने प्लुत में लिखा था। किस में लिखा था? प्लुत में। अर्थात ये कुछ तो कहते हैं कि एक ही भेद होता है और कुछ कहते हैं कि ये 2 प्रकार का होता है। बोलो गुरुजी हाँ। अब इसमें आपसे पूछ ले कि कस्मिन वर्णे दीर्घो अभावः,
मतलब इसमें क्या नहीं होता गुरुजी, याद रखना इस बात को, क्या नहीं होता, दीर्घ अभाव। आपसे पूछे किस वर्ण में दीर्घ का अभाव होता है, तो ली में होता है। फिर इसके बाद में हमने जाना था गुरुजी ए, ओ, आई और औ, ये चारों वर्ण हैं गुरुजी, बोलो हाँ। और इनके भी हमने किन कौन कौन से वेद किए थे गुरुजी, दीर्घ किया था, और कौन सा किया था, प्लुत किया था। इनमें क्या नहीं हुआ था गुरुजी, रसु नहीं हुआ था, बोलो ना हाँ। क्या नहीं हुआ था गुरुजी, रसु। तो गुरुजी ये चार हैं, बोलो हाँ बिल्कुल चार हैं। और चार से 2 से इंटू करे तो कितने हो गए, 8, बोलो गुरुजी हाँ। तो बताओ, आपसे पूछे कि किन वर्णों में रस्वा अभाव होता है, रस्वा अभाव, किन वर्णों में रसु का अभाव है, ये बात आपको याद रखनी है। अब वो आपसे पूछ ले कि बताइए किस वर्ण में दीर्घो अभाव है, अब ऑप्शन में दे देगा अ, ई, उ, री, तो दीर्घ किस में नहीं होता, ली में। और रसु किन में नहीं होता, ए, ओ, आई, औ, मतलब ए, आई का रसु भेद नहीं होता, ओ, औ का भी रसु नहीं होता। तो ये हमारी बात हो गई स्वरों की। स्वरों के बाद में क्या आते हैं गुरुजी, व्यंजन आते हैं। आइए गुरुजी जानते हैं व्यंजन, क्या जानते हैं, व्यंजन। व्यंजन देखिएगा गुरुजी, व्यंजन किन्हें कहते हैं, ये लीजिएगा आपके व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं गुरुजी, परतंत्र वर्णों को, परतंत्र, परतंत्र वर्णों को, परतंत्र वर्णों को, वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। क्या लिखा मैंने, परतंत्र वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। क्या, वापस देख लीजिएगा, परतंत्र वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से किया जा सके। सांसर कोटा से जिंदाबाद सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद, वेलकम आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलो आओ भाग्य हमारे जो आप पधारे। चलिए, परतंत्र वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, परतंत्र वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजन, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन। अब आपने पढ़ा है कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या बताओ गुरुजी, मैंने कहा आपसे कि व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, व्यंजन, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग हैं, पहला देखिएगा गुरुजी, पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा है गुरुजी, स्पर्श व्यंजन। दूसरा भी बताओ गुरुजी, कि दूसरा होता है गुरुजी अंतस्थ व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है गुरुजी, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा भी बता दो गुरुजी कौन सा होता है, तो तीसरा होता है गुरुजी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तीसरा कौन सा होता है गुरुजी, ऊष्म व्यंजन। ले लीजिएगा एक बार स्क्रीनशॉट। व्यंजन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से गुरुजी, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब आइए इनको हम क्रम से जानते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए कल ये महामैराथन क्लास रहेगी किसकी, बाल विकास की। आइएगा, जुड़िएगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ पूरे हो गए, क्या पृष्ठ दिए थे, कम दिए थे क्या यार आज, फिर
दूसरा लेना पड़ेगा। हाँ, चलिए बस 2 मिनट वेट कीजिएगा मेरे नंदुओं। रामलाल केवट, हाँ, हमें आपके स्टूडेंट हैं गुरुजी, बिल्कुल 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 स्वागत है रामलाल आपका। रवि रजक छबरा से आपका भी स्वागत है रवि जी। काजल, हाँ, आपका भी स्वागत। निशा जी आपका भी स्वागत है। देखिएगा 2 मिनट वेट कीजिएगा, प्रश्न लिया जा रहा है। चलिए आओ बंधु, आगे हम बढ़ते हैं, आगे जानते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले क्या जानेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श स्पर्श व्यंजन। सुनिएगा गुरुजी, एक काम की बात है और यहां से विगत परीक्षाओं में सभी में प्रश्न पूछा गया है। क्या पढ़ रहे हैं गुरुजी हम? स्पर्श व्यंजन। चलो बताओ, इनका स्पर्श नाम क्यों पड़ा? स्पर्श का मतलब क्या होता है गुरुजी? छूना। क्या होता है गुरुजी? छूना। जैसे कोई वर्ण ले लिया गुरुजी, ये क, क्या ले लिया? क। अब बताओ मैंने इसको छू लिया, तो बताओ ये स्पर्श हो गया क्या? ना ना गुरुजी ना, ऐसा छूना का मतलब स्पर्श नहीं है। ऐसे छूने से कोई भी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बन सकता। तो फिर स्पर्श से तात्पर्य क्या है ये बताओ ना गुरुजी। स्पर्श का मतलब है गुरुजी उच्चारण स्थानों से। किनसे है? उच्चारण स्थानों से। किनसे है गुरुजी? उच्चारण स्थानों से हैं। मतलब जिन वर्णों का, क्या कहा गुरुजी मैंने? जिन वर्णों का, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, उच्चारण उच्चारण करने में, उच्चारण करने में अनेक अनेक उच्चारण स्थानों का, उच्चारण स्थानों का स्थानों का आपस में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में अनेक उच्चारण स्थानों का आपस में, आपस में आपस में स्पर्श होता है। स्पर्श होता है। स्पर्श होता है। उन्हें 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 स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन 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 कहा जाता है। कहा जाता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। एक बार देख लीजिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में, उच्चारण करने में उच्चारण करने में अनेक उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श होता है। अनेक उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श होता है। आपस में स्पर्श होता है। उन्हें होता अनेक उच्चारण स्थानों का आपस में स्पर्श होता है। स्पर्श होता है। होता है। होता है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। क्या कहा जाता है गुरुजी? स्पर्श स्पर्श व्यंजन। उन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। गुरुजी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? तो आओ गुरुजी, स्पर्श व्यंजन हम जानते हैं। स्पर्श व्यंजनों के लिए हमें प्राप्त होता है, क्या होता है? इधर देखो मेरे साथ, देखो गुरुजी, का द यो, कादयो, मा म, कादयो म
कादयो कादयो मा अवसान कादयो मा अवसानः कादयो मा अवसानः कादयो मा अवसानः स्पर्शः। क्या लिखा गुरुजी, एक बार पढ़िए मेरे साथ, बोलिएगा। कादयो मा अवसाना स्पर्शः। क्या कहा मैंने, बताओ। कादयो मा अवसाना स्पर्शः। कादयो मा अवसाना कादयो मवसानः स्पर्शः। क्या मतलब है गुरुजी, टुकड़े करके देखते हैं गुरुजी। क आदयो, क आदि में हो, कह कहाँ हो, आदयो आदि में हो। क कहाँ हो गुरुजी, क कहाँ हो गुरुजी, वापस बोलो। क आदि में हो, क कहाँ हो, आदि में, यानी क प्रारंभ वाला पहला वर्ण हो। क कहाँ हो, पहला वर्ण हो, और फिर क्या निकलेगा, म अवसान। मैं कहाँ हो, अवसान हो, मतलब मैं के बाद कोई वर्ण ना हो। क पहला वर्ण हो और मैं कहाँ हो, अवसान में हो, अर्थात मैं के बाद क्या हो, रिक्त हो। लक्ष्मण मीना, कैसे लेकर मैं तक, बहुत शोभनम। कादयो माँ अवसाना स्पर्शा का मतलब क्या हुआ, क आदि में हो और मैं अवसान में हो। उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। अर्थात इसका मतलब हो गया गुरुजी, क्या हो गया कि कैसे लेकर मैं तक के, क्या मतलब हो गया, कैसे, कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को क्या कहा जाएगा, स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बंधु, आगे बढ़ रहा हूं। गुरुजी ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी तो भैया, चलिए। मिटा दो इनको, क्या हो गया, हाँ अब तो ले लूंगा ना मैं, पे लिख दूंगा बस। चलिए देखिएगा, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी नया नया हूँ मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं। अभी मुझे इस बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर सीख जाऊंगा, चिंता मास्तु। चलो, कोटा से राम राम गुरुजी, अरविंद कुमार जी, वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका बंधुओं। आइए मेरे नंदुओं, मेरे बंधुओं, देखो हमने जाना है कि कैसे लेकर कादियो मावसाना स्पर्शा, कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को हम क्या कहेंगे, स्पर्श वर्ण कहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था गुरुजी, पाणिनि जब भी बोलेगा, क नहीं बोलेगा, च नहीं बोलेगा, ट नहीं बोलेगा, गुरुजी क्या बोलेगा, पाणिनि जी जब भी आगे हम व्याकरण में पढ़ेंगे तो इनको बोलेगा, क्या बोलेगा गुरुजी, देखो इधर क्या बोलेगा गुरुजी, वो बोलेंगे कु बोलेगा। क्या बोलेगा गुरुजी, कु। देखो इधर क्या बोलेंगे, कु, कु बोलेगा, कु, चू, तू, तू, कु। मतलब जहां भी वर्ण की बात की जाएगी, वर्ग की बात, तो फिर पाणिनि जी क्या बोलेंगे, बताओ गुरुजी, कु, चू, टू, तू, पू, ये बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा,
धाकड़ जी एजुकेशन नमो नमः, बिल्कुल नमो नमः बंधुओं। आइए देखिएगा, अब इस क में से ऊ की क्या कर दी जाती है, इस संज्ञा, इसलिए बचेगा क्या क, तो फिर क्या कहा जाएगा गुरु जी से, क वर्ग। क्या कहा जाएगा, क वर्ग। इसे क्या कहा जाएगा, च वर्ग। इसे क्या कहा जाएगा गुरु जी, ट वर्ग। क्या कहा जाएगा, ट वर्ग। आगे बोलो गुरु जी, इसे क्या कहा जाएगा, त वर्ग। इसे क्या कहा जाएगा गुरुजी, इसे कहा जाएगा गुरुजी प वर्ग। अब वापस सुन लीजिएगा गुरुजी, क्या कहा मैंने, कु चू टू तू पू में, कु चू टू तू पू में ऊ की, किसकी गुरुजी, ऊ की गुरुजी, ऊ की, किसकी गुरुजी, ऊ की, ऊ की क्या हुई है बताओ गुरुजी, ऊ की हुई है इत संज्ञा। क्या हुई है, इत संज्ञा। किसकी हुई गुरुजी, कु चू टू तू पू में ऊ की क्या हुई है गुरुजी, इत संज्ञा। क्या हुई है, इत संज्ञा। इसलिए इनको देखो, ऊ कैसा है, उत है रस वाला। आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, तपर तत्काल से। क्या पढ़ाऊंगा, तपर तत्काल से। जिस स्वर के बाद त जुड़ जाएगा वह उसी स्वर की बात की जाएगी। मतलब यूं समझो ना, आपने देखा ना गांव में शादी विवाह होती है, हाँ गुरुजी बिल्कुल होते हैं, बिना शादी विवाह से कैसे सृष्टि चल सकती है। तो गुरुजी आपने जाना होगा, गांव में चून का नोता होता है, पाकड़ी का नोता होता है, और एक जने का भी नोता होता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। तो गुरुजी वही बात लागू होती है, जिस भी स्वर के पीछे त जुड़ जाए समझ लो एक ही जने का नोता है। जिस स्वर के पीछे लग रहा है ना वो वही स्वर आएगा, दूसरा कोई स्वर नहीं आ सकता। अरे वाह गुरुजी, क्या कि जिस भी स्वर के पीछे क्या जुड़ जाए, त वही स्वर आएगा, बाकी स्वर नहीं आएंगे। टीना गोलू धाकड़ नमो नमः, नमो नमो। गोविंद जी मीणा नमो नमः। त्रिभुवन नमो नमः। देखो गुरुजी इधर, इनमें से उक्ति क्या हो गई, इस संज्ञा, यानी इनमें उत क्या है, इत। अब दोनों को मिला करके लिखेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, उदित। क्या बन गया गुरुजी, उदित। मतलब इन वर्णों को हम क्या कहेंगे, उदित भी कहेंगे। क्या कहेंगे, उदित भी। गुरुजी यहाँ तक ही आज रोकता हूँ, टाइम हो गया, क्योंकि इनमें बहुत सारी बातें हमें जाननी है। यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से पूरी संधियां बनेगी, व्यंजन, इसलिए इनको हमें अच्छे से पढ़ना आवश्यक है। बोलो गुरुजी हाँ। चलिए, आप सब मेरे से जुड़े, आपने पढ़ने में आनंद आया होगा मुझे विश्वास है। धर्म सिंह जी नाइस, थैंक यू। निमेश परिहार सर एक बार और समझाइए। किसको, इसको कल समझेंगे गुरुजी, अब इसको तो। जितेंद्र धाकड़ नमो नमः। चलो, टीना गोलू धाकड़ आपके स्कूल के पुराने स्टूडेंट, स्वागत है आपका, स्वागत है टीना जी। बिल्कुल आप जुड़े रहिए मेरे से, रोजाना मैं 7 बजे आऊंगा। प्रत्येक चीज जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं वैसे के वैसे ही प्रत्येक चीज को मैं क्लियर करने वाला हूं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है ना गुरुजी। जब मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आगे तक लेकर के जाना चाहता हूँ, तो आप भी मुझे आगे बढ़ाओ ना। और आप मुझे आगे कैसे बढ़ाओगे, अरे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, तभी तो ये काम हो पाएगा। हाँ हाँ गुरुजी बिल्कुल भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे। चलिए, धाकड़ एजुकेशन, धन्यवाद गुरुजी। चलिए, सभी ने ठीक प्रकार से टाइम दिया, आपने पढ़ा, मुझे विश्वास है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आगे कल 7 बजे। जुड़िए, जुड़ना ना भूलिएगा। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, दीपक धाकड़ नमो नमः बंधु, नमो नमः। कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार बंधु।